हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में एंटर कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग ने सीरीज स्टार्ट करी थी और सीरीज में हमने अपनी दो बेसिक सीरीज देख ली थी, एपी देख ली थी और जीपी देख ली थी। वहाँ पर हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि हम लोग जिस पैटर्न में जिस सीरीज का जो भी पैटर्न पढ़ रहे हैं और उसको जिस सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं उसी सीक्वेंस पे हमें चेक करना रहेगा। सबसे पहले हमने पढ़ी थी एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हमने क्या देखा था? टर्म्स के बीच डिफरेंस इक्वल था। जो हमारा सेकेंड टर्म था, अगर हम उसको फर्स्ट टर्म से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो डिफरेंस आ रहा है वो नेक्स्ट आगे के दो टर्म के लिए वहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम जैसे जैसे आगे के टर्म्स की ओर जाते जाते हैं हमारा एक कांस्टेंट रेशियो इक्वल रहता है। जैसे हम बात कर रहे हैं सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, जो रेशियो आएगा वही सेम रेशियो थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का होगा, वही सेम रेशियो फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म का होगा। तो एक रेशियो इक्वल रहता है, रेशियो कांस्टेंट रहता है। अब हम थर्ड सीरीज में एंटर कर रहे हैं। थर्ड हमारी सीरीज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हम बात करें, इससे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। अब हम कैसे पहचानेंगे हमारी गिवन सीरीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं? तो जैसे हम मान लेते हैं हमें कोई एक सीरीज गिवन है। जैसे सीरीज गिवन है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। ये हमें एक सीरीज गिवन है। अब जब हमसे कह दिया जाए इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो हमने फाइंड करने के लिए सीक्वेंस क्या देखा है? सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम एपी चेक करेंगे। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एपी मिल रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर एपी नहीं मिल रहा है उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? जीपी चेक करेंगे। अगर जीपी भी नहीं मिल रहा है फिर हम फाइनली क्या चेक करेंगे? एचपी चेक करेंगे। तो हम एचपी कैसे चेक करते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 1/2 -1। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा -1/2। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये एलसीएम आ जाएगा 6, 2 -3, तो ये आएगा -1/6। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस -1/2, नेक्स्ट दो टर्म का डिफरेंस है -1/6। तो ये डिफरेंस हमारा कांस्टेंट नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये सीरीज हमारी एपी तो नहीं होगी। अगर एपी नहीं है फिर हम चेक करते हैं क्या ये हमारी जीपी है। जीपी कैसे चेक करेंगे? रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो कैसे फाइंड कर रहे हैं? पहले हम फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? 1/2 और फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो रेशियो आ रहा है 1/2। फिर हम नेक्स्ट रेशियो फाइंड करें, कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है 1/2, सेकेंड टर्म है 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये रेशियो क्या आ गया? 2/3। तो फर्स्ट रेशियो है 1/2, सेकेंड रेशियो है 2/3। ये रेशियो भी हमारे अनइक्वल हैं। अगर हमारे रेशियो भी अनइक्वल है तो सिंपल चीज हमारी ये जीपी भी नहीं होगी। तो हमने एपी चेक कर लिया, एपी नहीं है, जीपी नहीं है। अब हम एचपी चेक करेंगे। अब एचपी कैसे चेक करेंगे? एचपी में हमें जितने भी गिवन टर्म्स रहते हैं, सीरीज के जो भी टर्म्स गिवन है सारे टर्म्स को हम रिवर्स कर देते हैं। अगर रिवर्स करने के बाद हमारी एपी जनरेट हो रही है तो हमारी गिवन सीरीज कहलाएगी एचपी में हरात्मक श्रेणी में। जैसे सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। अगर हम 1 को रिवर्स करेंगे तो 1/1 करेंगे और 1/1 मीन्स 1 ही रहेगा। नेक्स्ट क्या टर्म है? 1/2। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये 1 के अपॉन में जाएगा, 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसको रिवर्स करने पे हमें क्या मिल गया? 2। नेक्स्ट क्या टर्म है? 1/3। इसको रिवर्स करेंगे 1/1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या मिल गया? 3। सिमिलरली इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? 4। 1/5 को रिवर्स करेंगे हमें क्या मिलेगा? 5। 1/6 को रिवर्स करेंगे हमें क्या मिलेगा? 6। तो सारे टर्म्स को हमने रिवर्स कर दिया। अब एचपी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सारे टर्म्स को रिवर्स करने के बाद जो हमारी सीरीज बन रही है, अगर ये एपी जनरेट हो रही है तो हमारी गिवन सीरीज कहलाएगी एचपी में। तो हम देख लेते हैं क्या ये जो हमारी सीरीज बन रही है क्या ये एपी में है। और एपी को हम कैसे चेक करेंगे? हम लोग डिफरेंस फाइंड करके चेक कर सकते हैं। डिफरेंस कैसे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस 1, इन दोनों टर्म का डिफरेंस 1, इन दोनों टर्म का डिफरेंस 1।
सिमिलरली इन दोनों का भी डिफरेंस 1 और इन दोनों का भी डिफरेंस 1। तो हम देख रहे हैं सारे टर्म्स के बीच डिफरेंस इक्वल आ रहा है। डिफरेंस इक्वल आ रहा है मींस ये जो हमारी सीरीज आई है रिवर्स करने के बाद ये हमारी एपी बन रही है। अगर रिवर्स करने के बाद हमारी एपी जनरेट हो रही है तो जो हमारी गिवन सीरीज होगी वो किस में कहलाएगी? ये कहलाएगी एचपी में। ठीक है, मींस ये जो हमें सीरीज गिवन है ये हमारी सीरीज है एचपी में। अब हमसे कह दिया जाए एचपी का 20th टर्म फाइंड करो, इस एचपी सीरीज का 50th टर्म फाइंड करो, इस एचपी सीरीज का 100वां टर्म फाइंड करना है, इस एचपी सीरीज का 200वां टर्म फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एपी में। अगर एपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने एपी के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, तो एचपी के लिए हमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे पहले कन्वर्ट करेंगे एपी में। अब हमने एपी का nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला देख लिया है। फॉर्मूला क्या होता है एपी का nth टर्म फाइंड करने का? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एपी के nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर हमसे कहा जा रहा है इस एचपी सीरीज का 50वां टर्म हमें फाइंड करना है, तो पहले हम सीरीज रिवर्स करेंगे तो वो हमारी किस में आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारी सीरीज एपी में। अब हमारे पास एपी के फॉर्मूले हैं, हम एपी का फॉर्मूला यूज़ करके 50वें टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें मिल जाएगा एपी के 50वें टर्म की वैल्यू, और जो एपी का 50वां टर्म आएगा उसको हम फर्दर रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? एचपी का 50वां टर्म। तो हमें एचपी के लिए स्पेसिफिकली कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, हमें कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है। हमने एपी पढ़ रखा है, एपी के ही फॉर्मूले हम एचपी में यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम और समझ लेते हैं। अब हम फाइंड करते हैं एपी के 50वें टर्म की वैल्यू। तो एपी के 50वें टर्म का फॉर्मूला मींस एन की वैल्यू हो गई 50, क्योंकि हमें 50वां टर्म फाइंड करना है। टी 50 की मींस 50th टर्म 50वां टर्म फाइंड करना है। ए की मीनिंग होती है फर्स्ट टर्म, तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? एपी का फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, ए की वैल्यू 1। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू हो जाएगी 50। हमें 50वां टर्म फाइंड करना है तो एन की वैल्यू 50, 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 49 इंटू डी, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है सीरीज में? 1 का। तो ये आ गया एपी का 50वां टर्म, कितना आ गया? 50। तो हमारे पास एपी का 50वां टर्म आ गया 50। तो अगर एपी का 50वां टर्म है 50, हमें फाइंड करना है एचपी का 50वां टर्म। तो एचपी का 50वां टर्म क्या हो जाएगा? ये जो एपी का टर्म आया इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा? एचपी का 50वां टर्म। तो एचपी का 50वां टर्म हमें क्या मिल गया? 1/50। तो हम देख पा रहे हैं कि हम एचपी के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। एचपी को रिवर्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एपी। तो एपी का फॉर्मूला यूज करके, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके हम एपी का स्पेसिफिक टर्म फाइंड कर सकते हैं। और अगर एपी का टर्म आ गया फिर उसको हम फर्दर रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एचपी के nth टर्म की वैल्यू। हमें जो भी टर्म फाइंड करना है हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मीन का। अब हमने 3 सीरीज पढ़ी स्पेसिफिकली। हमने सीरीज कौन सी पढ़ी है? सबसे पहले हमने पढ़ी है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड हमने पढ़ी है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड हमने पढ़ी है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर हमने 3 सीरीज पढ़ी हैं तो ऑब्वियसली इन तीनों सीरीज के मीन भी होंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या बनेगा? अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या बनेगा? ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्या बनेगा? हार्मोनिक मीन। ठीक है, हमारे पास स्पेसिफिकली 3 सीरीज, इन तीनों सीरीज के 3 मीन्स, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, हम उस पर बात करते हैं। The arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean are 3 different measures of central tendency used in statistics and mathematics to summarize and describe data in various ways. हम लोग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के वेरियस डेटा के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम एक एक करके तीनों मीन्स को देखते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बेसिकली हमारा क्या होता है? एवरेज। जो हमने एवरेज पढ़ रखा है उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन्स अगर हमें 4 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं 1, 4, 7 और 10, हमसे कह दिया जाए हमें एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज क्या होगा? सम ऑब्जर्वेशंस। मीन्स जितने भी ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं इनका सम अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 1, 2, 3, 4। हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज। कितना आएगा? 10 प्लस 7 17 प्लस 4 21 प्लस 1 22, तो एवरेज आ जाएगा 22/4। कितना आ जाएगा? 5.5। जो एवरेज होता है वही हमारा क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखा गया है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन xn अपॉन n। समेशन x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। ये हमारा क्या है? ये है समेशन x, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। n क्या रिप्रेजेंट करता है? n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज। ये हमारा है नंबर, मीन्स हमने कितने ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, तो हमने 4 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 4, और ऊपर क्या है? सारे ऑब्जर्वेशंस का सम। तो ये हमारा है अर्थमेटिक मीन। The arithmetic mean gives equal weight to each data point and is sensitive to outliers in the data. जो अर्थमेटिक मीन होता है ये इक्वल वेट कंटेन करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने 4 ऑब्जर्वेशंस लिए थे, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं एक किसी बंदे के पास 4 लड़के हैं। पहले लड़के के पास एक चॉकलेट है, दूसरे लड़के के पास 4 चॉकलेट हैं, थर्ड लड़के के पास 7 चॉकलेट्स हैं, और फोर्थ वन के पास 10 चॉकलेट हैं। अभी सबके पास जो भी ऑब्जर्वेशन से अलग अलग हैं, एक के पास 1 चॉकलेट है, एक के पास 4, एक के पास 7, एक के पास 10। अगर हम इनका एवरेज फाइंड कर रहे हैं तो एवरेज क्या आ रहा है? 5.5। एवरेज क्या रहता है? एक यूनिक वैल्यू। मीन्स हम इतना डेटा इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स अगर हम 5.5 चॉकलेट फर्स्ट को दे रहे हैं, 5.5 चॉकलेट सेकेंड को दे रहे हैं, 5.5 चॉकलेट्स थर्ड को दे रहे हैं, और 5.5 चॉकलेट फोर्थ को दे रहे हैं, ठीक है, 5.5 की यूनिट क्या होगी? 5.5। ठीक है, मीन्स अगर हम 5.5 चॉकलेट सबको डिवाइड कर दे तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है? हमारा एवरेज, अर्थमेटिक मीन। तो वहां पे वही पॉइंट लिखा था कि जो हमारा एवरेज होता है एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जैसे यहाँ पे सबके पास अलग अलग डेटा था, जब हमने एवरेज फाइंड किया तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है सबको। इट इज यूज्ड फॉर समराइजिंग डेटा व्हेन यू वांट टू फाइंड द टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। जब हमें कहीं पे रिप्रेजेंटेशन वैल्यू यूज करने के लिए होती है तो हम यहाँ पर डेटा को समराइज करने के लिए अर्थमेटिक मीन का यूज करते हैं। अब हम सेकेंड कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। हमने सेकेंड चीज पढ़ी थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसका मीन क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। तो पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। The geometric mean is used when dealing with quantities that are multiplicative in nature. ज्योमेट्रिक चीज हमने क्या पढ़ी थी? जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है, अब हम इस नंबर में किसी एक कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा? 2। अब जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। मीन्स नेक्स्ट टर्म हमें 2 मिल गया, अब फिर से हम इस पे 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? 4। फिर से हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? 8। फिर से हम इस पे 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? 16। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं हम जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, और जीपी में हमने यही पढ़ रखा था कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो मीन्स सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। जैसे यहाँ पे रेशियो फाइंड करें 2/1, रेशियो क्या आएगा? 2। 4/2, रेशियो क्या आएगा? 2। 8/4, रेशियो क्या आएगा? 2।
तो रेशियो इक्वल है तो सीरीज है हमारी जीपी। तो ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पे यूज किया जाता है? जहां पर जो हमारी क्वांटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, मल्टीप्लिकेटिव नेचर की होती है। जैसे यहाँ पे 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट टर्म, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट टर्म, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट टर्म। तो सीरीज का पैटर्न क्या है? मल्टीप्लिकेटिव नेचर का। तो ऐसे जगह पे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं, सच एज ग्रोथ रेट्स, रेशियोज और एक्सपोनेंशियल डेटा। एग्जाम्पल दिया गया है ग्रोथ रेट, रेशियो और एक्सपोनेंशियल डेटा। एक्सपोनेंशियल डेटा मींस ई की पावर एक्स, जहां पे एक कांस्टेंट रेशियो में डेटा हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज। अब हमें यहाँ पर यह बताया गया है कि हम लोग ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास n टर्म है, हमें n टर्म का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास nth टर्म है x1 x2 अप टू xn। nth टर्म का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर इसका nth रूट और सभी उसका मल्टीप्लिकेशन, जितना भी हमारे पास डेटा उन सबका मल्टीप्लिकेशन, जितनी भी वैल्यूज हैं। अगर मान लेते हैं हम दो कोई डेटा ले रहे हैं, दो वैल्यूज ले रहे हैं, उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू है 12 और हमारे पास सेकेंड वैल्यू है 6। हमें इन दोनों टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2। क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स है, हमें केवल दो टर्म्स का डेटा फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला कहाँ तक जाएगा? केवल यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास केवल दो टर्म है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x1 इंटू x2 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है। मीन्स हमें बेसिकली इसका अंडर रूट फाइंड करना है। तो इन दोनों टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? अंडर रूट 12 इंटू 6। सॉल्व कर लेते हैं, इनसे कितना आएगा? 12 के फैक्टर्स करते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 4 इंटू 3। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है। तो एक 2 यहाँ से कॉमन आएगा। 2 की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे वैल्यू क्या है? 2। मीन्स हर दो में से एक डेटा हमें लेना है, हर दो में से एक वैल्यू लेनी है। तो इन दो में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन दो थ्रीज में से एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट 2। तो इन दोनों टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा? 6 रूट 2। ये आ जाएगा 12 और 6 का ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू। ठीक है। अगर मान लेते हमारे पास 3 नंबर होते तो हमारा फॉर्मूला क्या जाता? x1 इंटू x2 इंटू x3 और इसका यहाँ पे क्या आता? क्यूबिक रूट हमें फाइंड करना रहता। ठीक। तो हमारे पास जितने नंबर्स हैं, जितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं, चाहे हमारा अर्थमेटिक मीन हो या फिर हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट हमारा कौन सा है? हार्मोनिक मीन। The harmonic mean is used when dealing with rates, speed और frequencies। यहाँ पर हमें यह पॉइंट बताया गया है कि हम लोग हार्मोनिक मीन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हम लोग यूज करते हैं जब रेट का कॉन्सेप्ट आता है, स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है और फ्रीक्वेंसीज का कॉन्सेप्ट आता है। तो जहाँ पर रेट, स्पीड और फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे आप क्या यूज करते हैं? हार्मोनिक मीन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या बताया गया है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। It is calculated by taking the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocals of a set of values। यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा गया है n टर्म्स का लिखा गया है, तो हम एक बार n को स्पेसिफाई करके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास दो टर्म्स हैं, हमें दो टर्म्स के लिए फाइंड करना है हार्मोनिक मीन। n की वैल्यू हमने क्या ले ली? 2। हमें दो टर्म्स के लिए हमें फाइंड करना है हार्मोनिक मीन की वैल्यू। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास दो टर्म है, पहला टर्म है a, सेकेंड टर्म है b। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n अपॉन n की वैल्यू क्या है? 2। 1 बाई x1, पहला टर्म हमने क्या लिया है? 1 बाई a। सेकेंड टर्म हमने क्या लिया है? 1 बाई b। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा? a और b का? ab। ये आ जाएगा b प्लस a। तो ab ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? 2ab अपॉन a प्लस b। तो ये दो टर्म्स के लिए हमने हार्मोनिक मीन फाइंड कर लिया है।
ठीक है। सिमिलरली अगर हमें 3 टर्म्स के लिए फाइंड करना रहेगा, जैसे हमारे पास 3 टर्म्स हैं ए, बी और सी, तो n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये क्या हो जाएगा? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा 3 टर्म्स के लिए क्या आ जाएगा? हार्मोनिक मीन की वैल्यू। ठीक है। एलसीएम क्या आएगा? ए बी सी। तो ए से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? बी सी। यहाँ पे बी से कैंसिल, बचा क्या? ए सी से कैंसिल, बचा क्या है? ए बी। तो ए बी सी ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो गया? 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी। ये हमारा हो गया 3 टर्म्स के लिए हार्मोनिक मीन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास 2 टर्म्स हैं 12, 15। हमें इन दोनों टर्म्स का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है 15। इन दोनों टर्म्स का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो a की वैल्यू हम 12 पुट कर देंगे, b की वैल्यू 15 पुट कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा? हार्मोनिक मीन की वैल्यू 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? हार्मोनिक मीन की वैल्यू 2 इंटू 12 इंटू 15। 12 प्लस 15 कितना हो गया? 27। 3 से कैंसिल होगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये गया 9 टाइम्स। फिर 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 4 20 और 20 इंटू 2 40। तो हार्मोनिक मीन कितना आ गया? 40/3। तो हमने 2 टर्म्स लिए थे 12 और 15, इनका हार्मोनिक मीन क्या आ जाएगा? 40/3। तो ये था हमारा मीन का कॉन्सेप्ट। तो हमने 3 बेसिक सीरीज देखी हैं, एपी, जीपी, एचपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारा डिफरेंस इक्वल रहता है। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारा रेशियो इक्वल रहता है। और तीसरी सीरीज थी हमारी एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कोई सीरीज हमें गिवन है, अगर हम उसके सारे टर्म्स को रिवर्स कर रहे हैं और अगर एपी जनरेट हो रही है, तो गिवन सीरीज कहलाएगी एचपी में। तो तीनों सीरीज के 3 मीन होते हैं, पहला अर्थमेटिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा हार्मोनिक मीन। हमने सबके मीन के फॉर्मूले देखे। ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या बच रहा है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल किसकी होगी? ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हमें याद रखना है। रिलेशन क्या है? अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हार्मोनिक मीन से ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी। ये रिलेशन कभी कभी इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होता है। ठीक है। चेक करना चाहें तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? हम कोई भी 2 टर्म्स लें, उन दोनों टर्म्स के लिए अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें और हार्मोनिक मीन फाइंड करें। तो वहां पे जो सीक्वेंस निकल के आएगा हम देखेंगे, सबसे ज्यादा होगा अर्थमेटिक मीन, उससे लेसर होगा ज्योमेट्रिक मीन और उससे लेसर होगा हार्मोनिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच रिलेशन क्या है? अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल हार्मोनिक मीन। तो इस रिलेशन को भी हमें याद रखना होगा। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम में सीरीज का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग नंबर सिस्टम में यहीं तक हमें पढ़ना था। इतने हमारे टॉपिक थे जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।